हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। सर, इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का पूरा आरटीपी सॉल्व करवा दिया। अब जीएसटी का आरटीपी करेंगे और जीएसटी में भी केस सिनेरियो तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट बचा हुआ था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिलीव मी, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जीएसटी में जो ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ध्यान से सुने समझे तो विश्वास करो एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपने नहीं सुना तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन में तो पर्टिकुलरली बहुत गलती करके आएंगे, बहुत गलतियां। तो ध्यान से सुनना, काम को लोग के पेशेंटली सुनना, और इस क्वेश्चन के लिए तो वीडियो शेयर करना फ्रेंड्स लोगों को, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं। ठीक है, लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, रिक्वेस्ट है। तो ये तो वैसे भी बड़ा क्वेश्चन है, तो हमें तो इसमें पेज ऐड करना ही पड़ेगा यार। पेज ऐड करके ही बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन में नीचे देखो क्या बोलता है हमें। From the following information given above, you are required to compute the minimum GST, net GST liability payable in cash for the CGST, SGST and IGST as the case may be for the month of January for the सूर्या। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे लिए मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज दिमाग में, ये ब्लड में बैठा लो, मंथ इज डैम इंपॉर्टेंट। पहली चीज ये दिमाग में बैठी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये रेट्स दिया हुआ है सर, और रेट्स में इन्होंने बोला सर रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आर 9, 9, 18 respectively for inward and outward supply of goods and services except G except the rental services and GTA। मतलब ये दोनों मिलने वाले हैं अपन को, मतलब रिवर्स चार्ज वाली कुछ बातें होने वाली है हमारे साथ। तो रेंटल और जीटीए की सर्विसेज का रेट अलग अलग दिया है। ऑल अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। ठीक है, थैंक यू। चलो सर, लेट स्टार्ट सर। मैं एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा और ट्रीटमेंट करूंगा। तो मेरे को एक चीज तो समझ आ गई है, एग्जाम में सबसे पहले मुझे ये वाली लाइन लिखना है सर, ये लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर सूर्या। यहां पर लिख के आना एग्जाम में, प्लीज रिक्वेस्ट है। मार्क्स कट जाएगा सर, ये लिख के आना, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द जनवरी मंथ ऑफ मिस्टर सूर्या, ऐसे लिखना सर। ठीक है, उसके बाद आगे कहानी आती है सर, लाइन ड्रॉ करते हैं। अरे ये लाइन को क्या हो गया? क्या कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा है, ज़्यादा जाएगा। अब अपन को क्या क्या बनाना है? CGST, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। CGST, SGST, IGST एंड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे वैल्यू सर, CGST, SGST एंड IGST। ठीक है, सबसे पहला आता है आउटवर्ड की डिटेल, उसके बाद थोड़ा गैप में इनवर्ड की डिटेल्स। ठीक है, चलो एक एक पढ़ते रहेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान देना। सूर्या इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग अ banquet of goods and services, bucket of goods and services. It is registered in जयपुर एंड राजस्थान। ठीक है भाई, जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है, ध्यान रखना, यही तो काम की चीज है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, पूरी जनवरी की डिटेल्स दिया है। ठीक है भाई, देखो, ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर द जिग्नेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन सूरत, गुजरात। अब पहली बात तो देखो सर, एकदम इंपॉर्टेंट एक बात सिखा रहा हूं, इसको ब्लड में बैठा लो। जब तक कभी किसी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट पे इनवर्ड या आउटवर्ड सामने से ना बोल दे, सॉरी इंटर या इंट्रा स्टेट सामने से ना बोल दे, जैसे ये पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ा, इसमें बाजू में ब्रैकेट में कहीं लिखा है मेरे को इंटर और इंट्रा? नहीं लिखा है। जब भी कभी एग्जाम में ऐसा ना लिखा हो, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस क्वेश्चन में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, उस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है जहां पर इंटर और इंट्रा नहीं लिखा है। लिखा हो तो कोई बात नहीं सर, लिखा है तो फिर वही ट्रीटमेंट करना जो इंटर है या इंट्रा जो वो बोल रहा है, बट नहीं लिखा है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर सोचना है।
और इस पॉइंट पे तो मैं बहुत सारी चीजें सोचूंगा, आप देखो मैं कैसे सोचता हूँ। सर बिजनेस एग्जीबिशन हुआ है, इंडिया में हुआ है सर, इंडिया से बाहर अगर बिजनेस एग्जीबिशन होता तो मैं एग्जाम कर देता, ये तो इंडिया में बिजनेस एग्जीबिशन है, टैक्सेबल है, पहली क्लैरिटी तो ये हुई, टैक्सेबल है। दूसरा सर बिजनेस एग्जीबिशन से रिलेटेड मैंने ये पढ़ के आया सर प्लेस ऑफ सप्लाई में कि सर बिजनेस एग्जीबिशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो सर क्या ये टू अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड की जा रही है? अगर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो सर जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड, और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो गया तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो जाता है सर। अब यहां पर तो इवेंट इंडिया में हो रहा है सर, गुजरात में, कोई दिक्कत नहीं है सर। किसको प्रोवाइड किया जा रहा है सर? रजिस्टर्ड पर्सन सर, रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन क्या हुआ? गुजरात। अभी जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? जयपुर राजस्थान का। जयपुर राजस्थान और गुजरात हो गया इंटर स्टेट। देखो कई सारे स्टूडेंट ऐसा है जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बिना भी सोच सकते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में ट्रीटमेंट करके आ सकते हैं। बट आपको बता रहा हूं सर, अगर आप एग्जाम में ये पॉइंट लिखे और अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट वर्किंग नोट में या वहीं पर प्रेजेंटेशन में नहीं बताया, लिख के ले लो, वो 0 देंगे, क्योंकि वो ये मान के चलेंगे कि आपने कहीं से टापा है और इंट्रा ट्रीट कर दिया सर। बिना प्लेस ऑफ सप्लाई के हाउ कैन यू से कि वो इंटर है कि इंट्रा है? यही तो सबसे खास चीज है जो आपको सीखनी है, यही मेन बात है इस क्वेश्चन की। तो अपन लिखते हैं सर, मैं अभी पूरा तो नहीं लिखूंगा सर, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट नहीं करेंगे सर, आप लोग पूरा सेंटेंस लिख के आएंगे सर, ठीक है। 20 लाख की वैल्यू है सर, इसमें CGST SGST तो नहीं है, IGST है सर, और 20 लाख में 18%, 3,60,000, ठीक है। आई बात समझ? ये पहला हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन सर्विसेज टू 10 एकोमोडेशन सर्विसेज, ओ माय गॉड, अमेंडमेंट, एग्जेम्पशन अमेंडमेंट to 10 CA student originally from outside Rajasthan in the hotel Surya Homes owned by it. Surya Homes is located in Jaipur, Rajasthan. ठीक है भाई। Hotel accommodation charges are 22,000 per student per month. Oh, 22,000 sir. As per the agreement, minimum period of stay for the student in a hostel is 4 months. देखो हम पढ़ के आए हैं सर, एकोमोडेशन सर्विसेज अब टैक्सेबल कैटेगरी में आ गई है, पर खास बात ये भी पढ़े सर कि अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है सर्विसेज, और अगर स्टूडेंट वगैरह को प्रोवाइड की गई है जहां पर उनसे 20,000 से कम चार्ज किया गया है और 3 मंथ से ज्यादा स्टे है तो एग्जेम्प्ट है, यहाँ तो 22,000 चार्ज किया गया है सर, ये टैक्सेबल है। पहले तो ये निकला कि ये टैक्सेबल है। अब बात ये फिर वही बात है सर, इंटर या इंट्रा बाजू में लिखा नहीं है तो मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, और मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है तो मैं बोलूंगा सर एकोमोडेशन सर्विसेज है इन रिलेशन टू इमल प्रॉपर्टी है। तो इमल प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, सर कहां लोकेटेड है सर? जयपुर राजस्थान। ये बंदा कहां का है? जयपुर राजस्थान। हो गया सर इंट्रा स्टेट। तो चलो 2,20,000 इसको लिख लेता हूं मैं, एकोमोडेशन सर्विस 2,20,000 निकालना पड़ेगा, 2,20,000 इंटू 9%, ये आ रहा है सर 19,800। 19,800। कितने स्टूडेंट ये तरीका सीख रहे समझ रहे नहीं पता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो ना सर, लिटरली बता रहा हूं बैंड बजा दोगे अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो तो। अगला है परफॉर्म द कर्नाटिक म्यूजिक टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट, ठीक है। सर प्रमोट अ रेडीमेड गारमेंट, सर ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज है सर, एग्जेम्प्ट नहीं है सर, ये टैक्सेबल है। पहले तो ये क्लियर हुआ टैक्सेबल है, भले 1,50,000 से कम है बट टैक्सेबल है। अब बात ये है सर, फिर से इंटर इंट्रा नहीं दिया है, कैसे समझू सर? प्लेस ऑफ सप्लाई चलते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई में कैसे करूं सर? सर ये तो परफॉर्म द कर्नाटिक म्यूजिक है सर, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है सर, ये क्या जनरल प्रोविजन में कवर हो जाएगा? हाँ सर जनरल प्रोविजन में कवर हो जाएगा। और जनरल प्रोविजन ये बोलता है सर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, क्या ये जिसको प्रोवाइड की जा रही है बंदा रजिस्टर्ड है? यस सर ये रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन क्या हो जाएगा? राजस्थान। ये भी राजस्थान, वो भी राजस्थान, दोनों राजस्थान, तो हो गया इंट्रा। तो चलो सर 1,45,000 है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज सर, 1,45,000 है सर, 1,45,000 इंटू 9%, 13,050, 13,050, ठीक है। ये आया डैश है सर,
अगला देखो, इंट्रा स्टेट। ओह ओ, सामने से इंट्रा स्टेट बोल दिया सर। अगर सामने से इंट्रा स्टेट बोल दिया तो मैं क्यों सोचूं प्लेस ऑफ सप्लाई, बात ही खत्म। इस पॉइंट पे तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचूंगा। प्लीज मेरी ये सब बातें सीख लो, फिर बाद में मत बोलना सर जीएसटी का पहला क्वेश्चन नहीं बनता मेरे से, पता नहीं क्या दिक्कत आती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ मनी 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 मानी बैंक registered in Rajasthan with respect to accounts in its Jaipur city branch. Oh my God. सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज इन रिलेशन टू अकाउंट्स, अगर रूरल एरिया में है तो एग्जेम्प्ट है, रूरल में तो एग्जेम्प्ट है। ये तो अर्बन एरिया में है, अर्बन में है तो टैक्सेबल है सर। पहली चीज तो ये सर, अर्बन में है टैक्सेबल है, ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर। तो सर यहाँ पर टैक्सेबल तो है, तो इसको हमें लेना पड़ेगा इंट्रा, है ना। तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज सर 1,20,000 और इसका 99% ना, 1,20,000 का 9% कितना होगा, 10,800। ठीक है भाई। इसके बाद अगली कहानी आई इस पे, ये वाली पॉइंट पे देखो, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान। ठीक है भाई, आगे पढ़ना पड़ेगा, नीचे क्या दिया हुआ है। टू गंगा लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान, सूर्या इज अ डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड। ओहो, सूर्या डायरेक्टर है गंगा लिमिटेड। अगर आपको याद हो तो एक मस्त वाला सर्कुलर पढ़े थे सर, और ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट भी होता था सर, कि सर पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई डायरेक्टर कोई रेंटिंग में सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल है और उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। ये पहली चीज हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है। इससे रिलेटेड सर्कुलर था, सप्लाई चैप्टर में ये सर्कुलर दिया हुआ है। पता नहीं कितने स्टूडेंट ध्यान दिए नहीं दिए, बट इंपॉर्टेंट है सर्कुलर। उसी सर्कुलर के कारण उन्होंने जानबूझ के छेड़ा है कि सूर्या इज अ डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड, अदरवाइज ऐसा कुछ छेड़ने लायक नहीं था। अब रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी तो वैसे भी टैक्सेबल है। देखो रेसिडेंशियल में हम बात करते हैं एग्जाम्प्ट वगैरह की, ये तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वैसे ही टैक्सेबल है, ठीक है। टू गंगा लिमिटेड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान, हमने किसको दिया है, गंगा लिमिटेड को दिया है। अब रेंटिंग सर्विसेज है, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, तो सर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है। अब इसमें भी इंटर और इंट्रा लिखा नहीं है सर। अब इसमें अगर इंटर और इंट्रा नहीं लिखा है तो हमें ये सोचना पड़ेगा सर कि प्लेस ऑफ सप्लाई पिक्चर में आ गया, और प्लेस ऑफ सप्लाई पिक्चर में आया इसीलिए लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी, या फिर मतलब उसमें अपन प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़े ना सर 12(3) में, लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी और सिचुएटेड और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड। तो सर इमोल प्रॉपर्टी कहां पर है सर, जयपुर राजस्थान, ये भी जयपुर राजस्थान, प्रॉपर्टी भी जयपुर राजस्थान। तो सर हो गया, ये हो गया हमारा इंटरेस्टेड। तो चलो लिखते हैं सर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेंटिंग कितना है, 3 लाख रुपीज है ना, हाँ 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, 9% 27,000 डैश, ठीक है। ये ऊपर के पूरे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट हुआ। आओ नीचे देखते हैं और क्या है। अगला देखो, स्पॉन्सर्ड अ बिजनेस समिट organized in Bikaner, Rajasthan by Associate Chamber of Commerce and paid a sponsorship fees of 5 lakh। सर मैंने पे किया है, मैं पे किया हूं, मैं पे करता हूं, तो मेरे लिए तो ये क्रेडिट वाली बातें होगी। मैंने सर्विसेज नहीं दी है, मैंने पे किया है, पहले तो ये दिमाग में बैठाओ। टू एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड इन जयपुर राजस्थान। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जब मैं देखता हूं तो मेरे दिमाग में रिवर्स चार्ज भी आ जाता है, क्योंकि सर हमने ये पढ़ा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म रिवर्स चार्ज है। अब यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है, ना ही बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की जा रही है, ना ही पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि सर मैं तो सूर्या हूं और सूर्या इंडिविजुअली रजिस्टर्ड है, ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है ना ही पार्टनरशिप फर्म है। तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इस केस में नॉर्मल चार्ज एप्लीकेबल है, और नॉर्मल चार्ज एप्लीकेबल है तो उस केस में सर फॉरवर्ड चार्ज चला होगा, और फॉरवर्ड चार्ज चला होगा तो मैं आराम से इसकी क्रेडिट ले सकता हूं सर। ये बात समझ आई सर, बैठा दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब स्पॉन्सर्ड बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट,
फिर क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो डिसाइड करोगे ना, इंटर और इंट्रा लिखा नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो सोच लो। ऑर्गेनाइज्ड, अब अगर कोई एग्जीबिशन अगर अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर एंसिलरी सर्विसेज है, स्पॉन्सर्ड सर्विस एंसिलरी सर्विसेज है, तो जो स्पॉन्सर्ड इवेंट के लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता था ऑर्गेनाइज्ड वाले के लिए, वही एंसिलरी सर्विसेज के लिए भी होता था। तो सर यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जयपुर राजस्थान, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजिंग सर्विस से रिलेटेड मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऊपर सिखाया था ना सर। ये वही तो है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो तो फिर वो तो सर क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हो जाता है। इवेंट इन इंडिया हो तो सर क्या बोलते हैं, जहां पर इवेंट हो रहा है, अगर ये दोनों कहानी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए हुई तो सर मैं आपको बता रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर मजाक मत करना, अच्छे से आना चाहिए सर। इस क्वेश्चन में तो भर भर के प्लेस ऑफ सप्लाई का ट्रीटमेंट करवा दिया है वो आपसे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी है जो बिना प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़े भी ना इन सब का ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट माइट भी पॉसिबल सब सही कर ले। आई एम नॉट सेइंग कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की है, मेरे को लगता है थोड़ा रिस्की है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक तो कहानी हो गई है, यहाँ तक तो मेरे को समझ आ गया कि भैया यही कहानी है मेरी। ठीक, अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं ए, और उसके बाद इसको कर लेते हैं ऐसे डैश करके ब्लॉक। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं इनवर्ड। इनवर्ड में सबसे पहला स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, और कितना अमाउंट की थी, 5 लाख, और 5 लाख का 9%, सर 45,000, 45,000 आया समझ। ठीक है, आप लोग एग्जाम में प्लीज शॉर्ट मत करना, ये सब शॉर्ट मैंने किया, आप एग्जाम में नहीं कर सकते। देखो, रिसीव द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए ऑफ जोधपुर राजस्थान। अच्छा, हमने जीटीए से सर्विसेज लिए और जीटीए वाला अनरजिस्टर्ड है, मैं तो सूर्या हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं। सर उस केस में क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा? हाँ सर, मैं तो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हूँ और परसेंटेज भी दिया है मेरे लिए, तो मैं तो 5% वाला हूँ। अब यहाँ पर तो एक ऑप्शन भी होता है कि सर 5% में फॉरवर्ड रिवर्स हो सकता है। फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो रिवर्स ही होने वाला है सर। अब रिवर्स में होगा तो सर अब इसका जो प्रेजेंटेशन है वो सीखो, वो सीखो। सर बहुत गलती करके आओगे नहीं तो। जीटीए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का 2.5, ये आ जाएगा 5,000, ये भी आ जाएगा 5,000। ये तो नॉर्मल जिंदगी थी। अभी ध्यान देना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर तो गड़बड़ करोगे सर आप लोग। इसके बाद आप एक काम करो, यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ो। ठीक, यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़े। ठीक, उसके बाद कहानी ये हुई कि A-B करेंगे। A-B करने के बाद हमारा आ जाएगा, उसके बाद एडजस्ट करेंगे, और एक इसको प्रेजेंट कैसे करना है मैं आपको वो सिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस आरसीएम में जो हमने पे किया है, आरसीएम में जो हम पे कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी आप आरसीएम में पे करते हो उसको लिखने के 2 तरीके हैं, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि दोनों तरीका इंस्टीट्यूट ने ही अप्लाई किया है। एक इंस्टीट्यूट बोलती है यहाँ पर लिख लो सर, आपने पूरा आउटवर्ड सप्लाई लिखा, उसके बाद भी आप प्लस करके यहाँ पर आरसीएम वाला लिख सकते हो। दूसरा चाहो तो आपने जो नेट जीएसटी पेबल निकाला है उसमें फिर आप आरसीएम ऐड करके यहाँ पर नीचे लिख सकते हो। दोनों तरीके का लिखने का अलाउड है, आपको जो एग्जाम में लिखने का तरीका जमता है लिख लो। मेरे हिसाब से लास्ट में लिखो, क्योंकि आउटवर्ड के वहां पर लिखने से कई बार मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, कहीं धोखे से आप आउटवर्ड में ही मिला दिए तो पाप हो जाएगा फिर तो। इसीलिए बेटर है नीचे लिख लो, ज्यादा अच्छा, कहीं गलती होने के स्कोप नहीं होते। भाई मेरी बात समझ, ये हुआ। इसके बाद अगला देखो, टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। अच्छा, हमने रेंटल में लिया है, जिससे लिया है वो खुद भी सर रजिस्टर्ड है और कंपनी है सर, तो हमने बोला था सर रेंटिंग सर्विसेज सर। सप्लायर क्या होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तब रिवर्स चार्ज होता था, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है, रिवर्स चार्ज होगा ही नहीं। फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है सर, और फॉरवर्ड चार्ज अगर एप्लीकेबल है तो मेरे लिए तो नॉर्मल है ये सर, तो मैं इसको नॉर्मली लिखूंगा, फिर क्यों इधर उधर दिमाग लगाऊं। रेंटिंग कितना अमाउंट था यार, 1,50,000, 1,50,000,
और इसमें जीएसटी कितना होगा 1,50,000। सर कहाँ गया 2.5 तो 1,50,000 इंटू 2.5 टू 2.5% 3750। अब अपन इसको ऐड करना चालू करते हैं फिगर्स को 19,800 प्लस 1,3050 प्लस 1,0800 प्लस 27,000। ये आ रहा है सर 70650 और ये 3,60,000। ठीक है, यहाँ पर आएगा सर 45 प्लस 5,000 प्लस 3750। ये आ रहा है सर 53750 और ये डैश। ठीक है, तो अब आप इसको एडजस्ट कर लो। तो ये एडजस्ट करने के बाद कितना आएगा 70650 माइनस 53750। ये आ रहा है सर 16,900 पेबल, ये भी 16,900 पेबल और ये 3,60,000 पेबल। तो फाइनली हमारा जो नेट जीएसटी पेबल जो आएगा उसको ऐड करने के बाद 21,900 एंड 3,60,000। समझ आया? मेरे हिसाब से तो प्यारा क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था। आई एम नॉट सेइंग टफ था, बट बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जहाँ स्टूडेंट सोचेंगे ही नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं सोचेंगे एग्जाम में। इवन जब अभी खुद बैठ के शायद घर में किए होंगे तो भी ये सब पॉइंट्स को नहीं सोचे होंगे। ध्यान देने वाली बात थी, अच्छे पॉइंट्स थे, अच्छे से देख के जाना ये क्वेश्चन। इसीलिए रिक्वेस्ट है, प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छे से पढ़ के जाना। इट हैज अ ग्रेट रिलेवेंस। छुपा रुस्तम चैप्टर है, कहाँ यूज होता है समझ भी नहीं आता है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, और कहाँ यूज हो रहा है वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से समझाया है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तो नीचे आके पहले पढ़ भी नहीं सकते। चलो पूरा क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। Mehul Enterprises registered under GST in UP and a monthly return filer is engaged in making taxable supply of goods and services. It furnished the detail of its outward supply in GSTR1 for the month of January on 11th Feb. ठीक है. However, on 14th Feb, the accountant of Mehul Enterprises noticed that one invoice issued to Vishal Trader registered in Gujarat for the supply of goods valuing 1 lakh pertaining to January has been inadvertently missed to be declared in GSTR1. Oh my God. सर अमेंडमेंट से क्वेश्चन, और अमेंडमेंट से क्वेश्चन कौन सा, GSTR1A आ गया पिक्चर में सर। क्योंकि सर वही तो बात हमने की थी, GSTR1 में आपको डालना भूल गए तो सरकार ने आपको ऑप्शन दिया कि सर आप GSTR1 में वो शो कर सकते, 1A में शो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस मंथ के GSTR3 भी फाइल करने से पहले। मतलब जनवरी का फेब में हम GSTR3 भी डालेंगे सर, GSTR3 भी डालेंगे, और 3 भी डालेंगे 20th को। हम 11th को भूल गए थे सर, जब GSTR1 डाले थे, जब GSTR1 डाले थे तो हम 11th फेब को जब डाले तो हम भूल गए सर। ठीक है, वो वही बोल रहा है सर, ये अप्रोच यू फॉर द एडवाइस बिफोर फर्निशिंग GSTR3 भी। वो अचानक से जाग किया, मेरे से गलती हो गई, मैं GSTR1 में दिखाना भूल गया। अब वो जानना चाहता है सर क्या मैं GSTR1 में ये शो कर सकता हूं कि नहीं। वही देखो क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली डिस्कस वेदर मेहुल एंटरप्राइजेस कैन अमेंड द डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन GSTR1 of the January if such amendment is permitted and details of GSTR1 are amended, whether the detail of the such invoice will be available in form GSTR2B of the Vishal Trader for the month of January। ना, ये आपको अवेलेबल तो हो जाएगा। आपके पास टाइम पीरियड कितना है, एकदम सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल क्रक्स में ये सब चीज लिख के बताता हूं, एकदम सिंपल। अब देखो सिंपल है, एकदम सिंपल समझो इसको। मैं लिखता हूं पहले कहानी जनवरी की। जनवरी का मैंने फेब में बैठा और फेब में मैं GSTR1 फाइल किया। क्रिस्टल क्लियर? फेब में कब तक फाइल करूंगा सर, 11 तक फाइल करूंगा मैं सर। फेब का GSTR3 भी फाइल करूंगा सर 20 तक। क्रिस्टल क्लियर? सर मैं जनवरी का जो डिटेल डाल रहा था उसमें GSTR1 में एक एंट्री भूल गया, अब वो डालना भूल गया तो मैं क्या करूंगा सर, अमेंडमेंट सर, ग्रीन कलर, GSTR1A फाइल करूंगा। 1A कब तक फाइल कर सकता हूं सर, मैं फाइल कर सकता हूं ऑन और आफ्टर, ठीक है, 14th फेब, ऑन और आफ्टर 14th फेब, बिफोर 20th फेब।
ऑन और आफ्टर 14 फेब बिफोर 20 फेब मैं जीएसटीआर 1A फाइल कर सकता हूँ। अब ये जो जीएसटीआर 1A मैं फाइल करूंगा सर, इसका इफेक्ट क्या 3B में दिख जाएगा? यस, इसका इफेक्ट 3B में दिख जाएगा। बट सर जो मैंने जीएसटीआर 1A में डिटेल डाली है वो सामने वाले को क्रेडिट में अभी नहीं दिखेगा सर, फेब मंथ में तो नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा सर जब वो जीएसटीआर 3B और 3B फाइल करेगा मार्च में। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर ये जो डिटेल मैंने डाली उसका इंपैक्ट मेरे 3B में तो तुरंत दिखेगा, मेरे 3B में दिख जाएगा। फेब 20 को जब मैं 3B फाइल करूंगा तो मेरे तो इंपैक्ट दिख जाएगा। बट मैंने आउटवर्ड की डिटेल डाली, जो बंदा इनवर्ड वाला होगा वो इनवर्ड वाले को अभी कुछ नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा सब फेब मंथ में। जनवरी मंथ में उसे कुछ नहीं दिखेगा, जनवरी मंथ में उसे कुछ नहीं दिखेगा, फेब मंथ में दिखेगा। फेब मंथ में वो बंदा क्रेडिट ले सकता है और क्रेडिट लेके मार्च में बैलेंस पे कर लेगा। समझ आई बात? एकदम सिंपल अमेंडमेंट है, जीएसटीआर 1A से रिलेटेड अमेंडमेंट थी, ये बड़ी प्यारी अमेंडमेंट थी। अच्छा हुआ इसका क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे लगा भी था इसका क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहे हैं ऑफ लैपटॉप इन द गिवन केस। देखो सर, मिस्टर बिंदुसार is an employee in Galgotia and Sons working at its Mumbai, Maharashtra office. Bindusar is an unregistered person under GST law. His family is located in Bareilly, UP. His son requires a laptop for his school project on the urgent basis. Therefore, Mr. Bindusar places an order in Amazon. Oh my God, sir, ये भी amendment जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेके क्लैरिफिकेशन आया था उसी को लेके ये सर क्वेश्चन है, जहां पर बिलिंग एड्रेस अलग है और डिलीवरी एड्रेस अलग है सर। तो इन्होंने बोला था सर जो डिलीवरी एड्रेस है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। वेरी सिंपल। तो सर फॉर द सप्लाई ऑफ लैपटॉप ऑफ अ लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर हिज सन विच इज टू बी डिलीवर्ड इन हिज रेसिडेंशियल एड्रेस लोकेटेड इन यूपी बरेली। तो सर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई तो यही है सर। अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। मिस्टर बिंदु सर व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिलिंग एड्रेस इसका मुंबई महाराष्ट्र का है, डिलीवरी एड्रेस यूपी का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी हो जाएगा। समझ आया? ये अच्छा, दोनों मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। अमेंडमेंट को क्लैरिफिकेशन को कवर करके क्वेश्चन है, स्टूडेंट को देख के जाना चाहिए। एक बार देखा हुआ रहेगा तो वो सेफ साइड पे रहेगा, बैठा दिमाग में। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे इसको क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सर। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, नीचे तो कुछ दिया नहीं है, ऊपर आके देख लो। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे। चलो भाई, इंडियन रेलवे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देखो सर 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 अमेंडमेंट है सर, ये तो ग्रीन कलर अमेंडमेंट, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है सर। क्लॉक रूम सर्विसेज को इसको एग्जेम्प्ट किया है, लेटेस्ट अमेंडमेंट से सर। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकेंड हैंड सर, सेकेंड क्लास, सॉरी सेकेंड क्लास, ये तो सर जन्मों से एग्जेम्प्ट था। फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच ही टैक्सेबल थे सर, सेकंड क्लास तो एग्जाम था। प्लेटफॉर्म सर अमेंडमेंट, प्लेटफॉर्म टिकट सोल्ड टू पैसेंजर एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन टू पारा ट्रेडर रजिस्टर्ड इन चेन्नई। सर रेंटिंग की सर्विसेज तो टैक्सेबल है सर, इसको हमने कभी एग्जाम किया ही नहीं, कहीं मैंने ऐसी एग्जामेशन पढ़ाई नहीं है सर। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एयर कंडीशन कोच, एयर कंडीशन तो टैक्सेबल है, क्या ही सोच रहे हो। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज, सर एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, सर ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, एग्जेम्प्ट। ये तो बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर Hirdia has obtained a voluntary registration under GST law in the state of MP in January, but has not commenced the business till the month of September. In October, the proper officer issued a show cause notice as to him for the cancellation of his registration. You are required to examine whether the action taken by the proper officer is justified in law and also list the other circumstances. Sir, important. सर आप इसको important क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ इसमें अमेंडमेंट है। क्या है इसमें अमेंडमेंट? सर बता रहा हूँ सेक्शन 29 ना चुपचाप रट के चले जाओ। अमेंडमेंट है, कोई इफ और बट की बात ही नहीं है, आपको रट के जाना है, रट के जाना है। ये तो सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गारंटीड वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है सर। फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने पहले से बताया नहीं था, इसमें अमेंडमेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन आप देख सकते हो, बट स्टिल प्लीज सेक्शन 29 में अमेंडमेंट है, जरूर करके जाना सर, अदरवाइज बैंड बच जाएगी।
आई होप समझ आया होगा। ये हमने जीएसटी की सर पूरी आरटीपी कंप्लीट की। अब इसके बाद एमटीपी और भी सेशंस इंपॉर्टेंट है वो अपन लेंगे सर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सर ये, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको सिखाई है जीएसटी में, ठीक है। चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ट मांडगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, ठीक है। अपन आरटीपी करेंगे सर। इससे पहले मैंने आपको जीएसटी में आरटीपी में केस सिनेरियो वाला पार्ट करा दिया था, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। इसके बाद अपना आरटीपी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देना, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, और मैं आज आपको कुछ अच्छी चीज सिखाऊंगा भी। तो ध्यान देना सर, आपको क्वेश्चन में बोला सर कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय सागर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक मस्त वाली बात बताता हूँ सर, समझो। ये जो बड़े से क्वेश्चन होते हैं ना जीएसटी के, जहां पर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी की बात होती है, दो तरीके सर आपके पास। एक, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, एक एक चीज समझ लो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी ये बोलती है कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले एक बार पूरा पढ़ो, एक बार समझो, फिर लिखना चालू करो, फिर सॉल्व करो। नहीं, प्रैक्टिकली हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं एग्जाम में, सिंपल सी बात है सर। देखो, नीचे जो दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है सर 9918 दिया हुआ है। एक्सेप्ट जीटीए की सर्विस ऊपर होगी सर, तो उसमें 2.5 2.5 5%। मतलब जीटीए वाला खुद तो टैक्स पे नहीं करता है, या तो रिवर्स चार्ज में चल रहा होगा। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई में एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। टर्नओवर 1.8 करोड़ है, मतलब ये कंपोजिशन वाला नहीं है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। ऑल द अबव मेंशन्ड सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट। इन्होंने बोला सर जितने भी ऊपर सप्लाईज है वो सब इंट्रा स्टेट है। वेयर द इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड। जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उन सब केसेस में आप इंट्रा मानोगे। जहां है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा। ये प्यारी बात है इस क्वेश्चन में। चलो लेट्स स्टार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को एग्जाम में यहाँ पर लिखना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, ठीक है। पहले ऐसे लिखना एग्जाम में। कई स्टूडेंट इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, नहीं करना ये स्किप, बिल्कुल भी सोचो भी मत इसको स्किप करने का, ठीक है, मार्क्स कट जाएगा। फिर हम लिखते हैं सीजीएसटी, फिर लिखते हैं एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं सर, ये इस साइड, ठीक है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे सर वैल्यू, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक। इसमें लिखेंगे सर सबसे पहला है आउटवर्ड की डिटेल्स, ठीक है। अब थोड़ा गैप देके, थोड़ा गैप देके, ऑन एन एक्सपीरियंस, या आप ज्यादा भी गैप दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इनवर्ड, ये समझ आई बात। चलो एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, करते रहते हैं, मजा आएगा देखना। मिस्टर सागर चतुर्वेदी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। पहली बात तो ये बंदा रजिस्टर्ड है, ठीक है। एंगेज इन सप्लाइंग अ मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल सर्विसेज एज डिस्कस्ड इन द टेबल बिलो। बहुत सारी सर्विसेज देता है इन मुंबई। ये तो मेरे लिए बहुत काम का है क्योंकि मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है इस क्वेश्चन में। मुंबई महाराष्ट्र। Yes, furnish the following information with respect to the services supplied and received by him during the month of April. तो कहानी पूरी अप्रैल की। चलो पढ़ते हैं, एक एक चीज सोचते जाते हैं। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू संस्कार कॉलेज। कॉलेज, ओ भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडेड, ये स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट है सर, कॉलेज लेवल पे ये एग्जेम्प्ट नहीं है सर, तो ये टैक्सेबल है। ध्यान देने वाली बात, पहला ही वाला पॉइंट प्यारा था सर, तो ये फर्स्ट पॉइंट है सर। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट में ये लिख देते हैं सर कॉलेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, सिंपल लिख के छोड़ देते हैं। कभी भी याद रखना सर, आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ा सेंटेंस लिखना होता है। अगर आप छोटा करके लिखोगे ना, वो मार्क्स काट देते हैं। जैसे मैं लिखता तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू संस्कार कॉलेज, यहां तक तो लिखता, वहां पर लिखता और फिर ही आगे करता। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने छोटा किया ट्रांजेक्शन तो वो मार्क्स काट देंगे सर, इसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फिर अपन लिखेंगे वैल्यू में 90,000, ठीक है। अब बात होती है, देखो सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या लगेगा। इन्होंने क्वेश्चन में नीचे बोला था, जब तक हम प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कुछ ना बोले, आप ये समझ लेना कि वो क्या चीज है, इंट्रा है। अब एक स्टूडेंट बोला वाह, हमें कैसे समझेगा सर कि कौन सी चीज प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है या नहीं है। सर मैं आपको बताऊंगा ना क्वेश्चन में कैसे गैस करना है, और हिंट मिलेगी सर,
ठीक है, तो ये तो इंटरेस्ट रेट है 90,000 इंटू 9% था, तो ये कितना आ जाएगा सर 90,000 इंटू 9%, ये आ रहा है सर 8100, ये भी 8100 और यहाँ पर डैश आईजीएसटी में डैश। ठीक है, अगला आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस टैक्सेबल है सर, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता, ये टैक्सेबल है। ठीक है, तो सर अब देखो यहां पर भी इंटर और इंट्रा की बात होगी, ये इंट्रा है, मैं बताऊंगा कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, कौन से पॉइंट पे जाके सोचना है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ सिखाना है मेरे को इस क्वेश्चन में, और कुछ क्या बहुत सारी चीजें सिखाना है, सॉल्व तो मेरे बिना भी कर लेते आप ये क्वेश्चन, बट कुछ चीजें मुझे सिखानी है, वो ध्यान देना सर। तो मिलिंग ऑफ पेडी इंटू राइस सेकेंड पॉइंट है, पेडी इंटू राइस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, बवाल हो जाएगा। ठीक है, 1,80,000 और 1,80,000 का 99%, ये आ रहा है सर 16,200, ये 16,200 आईजीएसटी में डैश। आई बात समझ? आगे देखो सर, आगे क्या दिया हुआ है देखो, रिसीव द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। अब बात ध्यान से सुनो सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना चाहिए था? सर डेफिनेटली आप सोच सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई, क्यों नहीं सोच सकते सर? यही वाले पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों सोचा सर? इसलिए सोचा, कारण है सर, आप समझो, एक तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज में कवर्ड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड मेल कोरियर, ये वाला पॉइंट। दूसरा, जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दिया है वो कहाँ का है ये भी बताया है, मतलब वो हिंट करना चाहता है, समझ मेरे भाई, सप्लायर का जगह बता रहा हूं, रिसिपिएंट जो है वो सागर चतुर्वेदी है सर, उसका जगह तो ऊपर ही दिया हुआ है, तो तू सोचना प्लेस ऑफ सप्लाई, तब तेरे को सोचना है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे तो कोई डाउट ही नहीं है सर, ये भी नागपुर महाराष्ट्र, ये भी मुंबई महाराष्ट्र, सीजीएसटी एसजीएसटी वाली बात, देखो ये पॉइंट में कुछ टफ नहीं है, पर आपको मैं ये समझा रहा हूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें क्यों सोचा मैं, क्योंकि सर सप्लायर का लोकेशन दिया था, रिसिपिएंट का लोकेशन ऊपर मेरे को पता है सर, इसीलिए मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में दिमाग लगाया। आई बात समझ? ये छोटी बात है, बट एग्जाम में तो गलती कराने के लिए बहुत काफी बड़ी बात है सर। तो इसने रिसीव किए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, जीटीए वाले से रिसीव किए, 5% में रिसीव किए, ये खुद आदमी रजिस्टर्ड है, समझ आ रही है कुछ बातें? रिवर्स चार्ज की कहानी है, और रिवर्स चार्ज की कहानी है तो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, अ लॉट, कि सर यहां पर लिखेंगे सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितनी की है सर्विस? आगे भाई 2 लाख रुपीस की सर्विस है सर। ठीक, अब ये 2 लाख की जो सर्विस है, 2 लाख इंटू 5%। ठीक, अब बात ये सीजीएसटी की, एसजीएसटी की, आईजीएसटी। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कहाँ हुए सर? मुंबई में हुए सर। ठीक है, क्या टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुए? यस सर, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन जो कि मुंबई महाराष्ट्र है। आ रही बात समझ? तो इस केस में सर अपन इसके दो पार्ट कर लेंगे, 5,000, 2.5, 2.5 सीजीएसटी एसजीएसटी, पर कहानी इतने में नहीं रुकती है सर, ये रिवर्स चार्ज वाला है सर। अगर रिवर्स चार्ज वाला है तो हमने एक बात सीखी है सर, पता है सर, हम ये सीखे हैं सर कि जो इनवर्ड आउटवर्ड माइनस करने के बाद, मतलब यहां पर हम नेट जीएसटी टेबल निकालते हैं, उसके बाद हम सर जो आरसीएम में पे किए हैं ना सर, वो आरसीएम वाला यहां पर हम ऐड कर लेते हैं सर। सर ये 5,000 था ना, हाँ, आरसीएम वाला ऐड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन में ना जीएसटी पेबल इन कैश पूछा है, कैश मतलब आरसीएम वाला भी तो कैश में ही पे करता हूं, तो पहले तो क्रेडिट में लिखा, उसके बाद नेट जीएसटी पेबल निकालने के बाद आरसीएम लिखा। सर दोनों चीजें साथ में कर लिया, क्योंकि आप समझो, एक स्टूडेंट बोला बाद में भी तो ये चीज लिख सकता था मेरे भाई, बात तक याद रहेगा कि ये पॉइंट का ट्रीटमेंट करना बच गया था, याद रह जाए एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को लगता है स्टूडेंट भूलने के चांसेस है, तो करना चाहिए, पहले ही कर लो, ज्यादा बेटर है, सेफ साइड में रहो। अगला देखो, ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर रमेश ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली। सर ये जो बिजनेस एग्जीबिशन है इंडिया में हो रहा है, आउटसाइड इंडिया होता तो मैं छोड़ देता सर, एग्जेम्प्ट हो जाता, इंडिया में है टैक्सेबल है। अब सर मैं ऑर्गेनाइज किया,
मैं सप्लायर, और सप्लायर कौन है? सागर चतुर्वेदी, उसका मुंबई का लोकेशन दिया है, रिसिपिएंट का भी दिया है दिल्ली। प्यार से बोल रहा है मेरे भाई, सोच ले प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई जब मैं सोचने निकला तो मुझे समझ आया यार, ऑर्गेनाइजिंग अ इवेंट। और अगर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है तो बताओ भाई, क्या टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है? यस। तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और लोकेशन ऑफ सच पर्सन क्या है सर? दिल्ली। तो ये भाई मुंबई का, सर्विसेज दिल्ली हुई, क्या होगा? आईजीएसटी। तो यहां लिख लेते हैं सर। अगला थर्ड, ये लिख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी का। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना प्लीज। 20 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी में तो नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा सर 18%, 3,60,000। समझ आई बात? क्लियर हुआ? अच्छा पॉइंट था। आगे देखो सर, अगला दिया हुआ है प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ऑफ आशियाना इंटीरियर्स अ प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ राजस्थान हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर फिर से वही बात है मैं आपसे करूंगा, क्या सप्लायर का लोकेशन मुंबई है? हाँ सर, सागर चतुर्वेदी तो मुंबई का है। सर क्या रिसिपिएंट का लोकेशन राजस्थान दिया है? हाँ सर दिया है रिसिपिएंट का लोकेशन। सर क्या इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचेंगे? हाँ सर, क्योंकि ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज का हम पढ़ के आए सर। किसको प्रोवाइड कर रहे हो सर? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर ये तो रजिस्टर्ड नहीं है सर, ये तो रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो सर जहां पर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है। अब बात यहां पर ये अटकती है कि सर ये एक्चुअली परफॉर्म कहां की जा रही है। इन्होंने बोला था जहां पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चीजें क्लियर ना हो, आप उसे क्या मान लेंगे सर? इंट्रा। ठीक है, समझ आई बात? तो ये हम इसको इंट्रा मानेंगे, तो ये आ जाएगा आउटवर्ड सप्लाई में। चौथा, ट्रेनिंग सर्विसेज है, कितने की थी? 1,00,000 रुपीज। ठीक है, 1,00,000 और उस पे 99% जीएसटी, ये आ जाएगा 9,000, ये भी 9,000, ये डैश। आगे बढ़ते हैं। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कार डीलर। ओ भाई, बैंक को प्रोवाइड करता तो रिवर्स चार्ज में डाल देता। सर ये तो कार डीलर को प्रोवाइड कर रहा है सर, तो ये तो फॉरवर्ड चार्ज में। आ रही है बात समझ? अब फिर यही बात, एक स्टूडेंट बोला सर इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोचूं? बोला मत सोच भाई, क्योंकि रिसिपिएंट का तो एड्रेस ही नहीं दिया। कहाँ दिया है? कार डीलर का एड्रेस दिया है? नहीं दिया है। और नहीं दिया तो वो देखो नीचे क्वेश्चन में बोला था भाई, जहां मैं क्लियर नहीं करूंगा वहां इंट्रा सोचना। तो इंट्रा सोच लेते हैं सर। तो ये आ जाएगा सर, रिकवरी एजेंट की सर्विस है 30,000। ठीक है, 30,000 इंटू 99%, 9 3 27, ये 27, ये भी 27, ये डैश। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है सर, लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। सर लीगल सर्विसेज लिए सर। ठीक है, अब लीगल सर्विसेज लिए, क्या सप्लायर का लोकेशन दिया है? हाँ सर गुजरात दिया है ना सर लीगल सर्विसेज का। सर क्या रिसिपिएंट का लोकेशन मुझे पता है? हाँ सर रिसिपिएंट तो मुंबई का है। सर हम तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोच सकते हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई में तो सर हम चाहें तो जनरल प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक की तो बात नहीं हो रही है। और जनरल प्रोविजन ये बोला था टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुआ, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो बंदा गुजरात का सप्लायर। और लोकेशन ऑफ सच पर्सन मतलब मुंबई महाराष्ट्र। हो गए हो गए इंटर स्टेट, एक गुजरात एक मुंबई, इंटर स्टेट। पर क्या ये रिवर्स चार्ज वाली कहानी है? हाँ सर ये रिवर्स चार्ज वाली कहानी है। तो सर दो जगह लिख लेता हूं मैं इसको। एक है इनवर्ड में लीगल सर्विस 1,60,000, 1,60,000 ही है ना? हाँ 1,60,000। और अब इसका आएगा 99%, 1,60,000 सॉरी 18%, सीधा आईजीएसटी ना। तो 1,60,000 का 18%, ये आ रहा है सर 2,8800। क्लियर? नीचे भी लिख लेते हैं, आरसीएम में भी तो पे करना है। लीगल सर्विस सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना। ठीक है, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ आएगा 28,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Sponsored his business in a cricket match organized by a Mumbai Cricket Association Maharashtra, wherein he has paid a 1,50,000 to the association. मैं ना मतलब व्हाट्सएप ग्रुप था, स्टूडेंट्स कुछ उसमें ना कंफ्यूज थे
स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को लेके, क्योंकि उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का नीचे एक क्वेश्चन है सर स्पॉन्सरशिप का। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। देखो कभी अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में कहीं फंस जाओ कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं सर। आप पहले ये चेक करना पैसा कौन दे रहा है। जो पैसा दे रहा है वो रेसिपिएंट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जो पैसा दे रहा है वो रेसिपिएंट है। आप बोले सर ऐसा क्यों, आप खुद सोच के देखो कितना अजीब साउंड करेगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं ही पैसा दे रहा हूं अपने आप को। ऐसा कैसे हो सकता है, रेसिपिएंट ही तो पैसा देगा ना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, स्पॉन्सर्ड इज बिजनेस इन अ क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र वेयरिंग इज वेरी पे किया है, इसने पे किया है। तो ये भाई जो है क्या नाम है इसका, सागर चतुर्वेदी, इसने पे किया है, तो ये तो रिसिपिएंट हुआ ना, वो लोग सप्लायर हुए। आ रही है बात समझ, ये रिसिपिएंट हुआ, वो लोग सप्लायर हुए। और कहानी तो मुंबई और महाराष्ट्र की चल रही है सर, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की बात है। ये आ जाएगा यहां पर स्पॉन्सरशिप सर्विस कितने की है, 1,50,000 की ना। हाँ सर 1,50,000 स्पॉन्सरशिप सर्विस और 1,50,000 का 9% आ जाएगा सर 13,500। ठीक है, ये डैश। और कुछ बचा क्वेश्चन में? नहीं, ये तो बाकी रेट्स वगैरह था, ये कहानी वही थी, सिंपल थी। तो अब दो बातें हैं, पहले अब अपन इसको टोटल करते हैं तो हमें कुछ समझ आएगा। कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सर ये तो क्रिस्टल क्लियर है, 3,60,000, बाकी ऐड करना पड़ेगा 8,100 प्लस 16,200 प्लस 9,000 प्लस 2,700, ये आ रहा है 36,000 सर। ये आ रहा है सर 36,000, ये भी 36,000। ये आपकी आउटवर्ड की डिटेल्स है, इसको लिख लेता हूं ए। ठीक है, और नेट जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। तो बी में देखो, बी में आप ये जो स्पॉन्सरशिप वाला है सर, बी में जो स्पॉन्सरशिप, एक तो 13,500, अबे ये कितना लिया, 13,500 प्लस 5,000, ये आ जाएगा सर 18,500, ये भी 18,500 और ये 28,800। यहां तक क्लियर हुआ, इसको लिख लेता हूं मैं बी। आया समझ, यहां तक क्लियर हुआ। क्या किया मैंने, टोटल कर लिया दोनों का। अब टोटल करने के बाद बात आ रही है सर नेट जीएसटी पेबल की। तो सर ए माइनस बी, तो 36,000 माइनस 18,500 कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 17, इसको अलग कलर से लिख लेता हूं, ये रहा सर 17,500, सर 17,500 एंड 3,60,000 माइनस 2,88,00, ये आ रहा है सर 3,3,1,2, ये सही पे लिखा हूं ना मैं, एक मिनट, 1,60,000 इंटू 18%, 18% किया तो हाँ ठीक है, 1,60,000 इंटू 18%। ठीक है, तो ये 2,88,00 माइनस 3,60,000, ये आ रहा है सर 3,3,1,2,00। ये समझ आया नेट जीएसटी पेबल। अब इसके बाद जो जीएसटी हमने रिवर्स चार्ज में पे किया उसको भी तो ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा जीएसटी पेबल इन कैश। तो इसको ऐड कर लेंगे, 17,500 प्लस 5,000, ये आ रहा है सर 22,500। फाइनल जीएसटी पेबल इन कैश, ये 22,500 और ये 3,3,1,2,00 प्लस 20, ये 28 का यार, 28 का है लीगल सर्विस का। अरे एक मिनट, ये 28,800 होगा ना, क्योंकि ऊपर तो 1,60,000, इसका 18%, हाँ 28,800 है, तो ये 28,800, 3,3,1,2,00 प्लस 2,2,8,00, ये आ रहा है सर 3,60,000। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, बात इसकी नहीं है, बात ध्यान से सुनना, एकदम मस्त इंपॉर्टेंट मस्त बात, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज। पहली चीज प्लेस ऑफ सप्लाई की कहानी मैंने आपको समझाई। दूसरी बात रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट। देखो दो तरीका है रिवर्स चार्ज शो करने का। एक जो इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर में शो किया है कि सर जितना भी आउटवर्ड का सप्लाई है, आउटवर्ड का टोटल किया, उसके बाद रिवर्स चार्ज का लिखा और फिर ये नीचे जाके रिवर्स चार्ज फिर से लिखा, एक वो तरीका है।
ठीक। दूसरा तरीका ये है कि सर आप क्रेडिट में लिखो और ये नेट जीएसटी पेबल निकालने के बाद क्या बोलते हैं ये रिवर्स चार्ज का लिखो। इंस्टीट्यूट दोनों पैटर्न फॉलो करती है, दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे। मेरे को ये रिवर्स चार्ज दिखाने का पैटर्न ईजी लगता है, आसान लगता है, क्योंकि आप चाहो समझो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है आंसर में। इंस्टीट्यूट ने ये निकाला आउटवर्ड की सप्लाई और फिर यहाँ पर लिखा है सर जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं आरसीएम वाला अलग से दिखाया है। वो भी कर सकते हो आप, वहां पर भी दिखा सकते हो। तो वहां पर अगर आप दिखा दोगे तो सिंपल सी बात है, फिर तो आपकी मेहनत अलग हो जाएगी सर। फिर ये यहाँ नीचे अलग से फिर से नहीं दिखाना पड़ेगा। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, एग्जाम में आपको जैसा प्रेजेंटेशन करना जमे वैसा कर लो। मेरे को ये वाला पैटर्न ठीक लगता है, क्योंकि रीजन ये इससे हमारी क्लियरिटी होती है सर कि आरसीएम का ये था और आरसीएम का अलग से हमने शो कर दिया है। वहां भी दिखा सकते हो। वहां दिखाने से क्या होता है, गलती से अगर कोई स्टूडेंट ने आउटवर्ड सप्लाई में आरसीएम को ऐड कर दिया तो गया आंसर निकालते टाइम पूरा भट्टा बढ़ जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं वहां पर ना लिख के नीचे लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूं, ताकि आंसर सेफ साइड पे सही रहेगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन था, कुछ इसके अच्छे पॉइंट्स थे। आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर सकते हैं और थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर। अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, बकवास क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, you are required to determine who is the person liable to pay tax if। चलो भाई कौन टैक्स पे करेगा ये बताना है सर। चलो लेट्स स्टार्ट। Regal Foundation of Commerce organized a business summit in Surat, Gujarat, in which all startups were invited to pitch their business ideas. Pandit Jewels Private Limited, registered in the state of Maharashtra, sponsored the summit and paid a sponsorship fees of 1,50,000 to Regal Foundation of Commerce. पैसा किसको मिला है? रिगल को मिला है। कौन पैसा दिया है? इसको क्या हो गया? कौन पैसा दिया? पंडित ज्वेल्स ने दिया। पहले तो ये समझो सर, रिगल हो गया कौन? सप्लायर। पंडित ज्वेल्स, पंडित जी हमारे क्या हो गए सर? रिसिपिएंट। ये क्लियर हुआ? पहले तो ये दिमाग में बैठना चाहिए, कौन सप्लायर कौन रिसिपिएंट। अब उसके बाद एकदम दिमाग में बैठा लो, जो पैसा देगा वो रिसिपिएंट। ऑब्वियस सी बात है, रिसिपिएंट ही पैसा देता है, जो पैसा देगा वो रिसिपिएंट। तो पंडित जी ने पैसा दिया सर रिगाल को, रेगल को, सर पंडित जी रिसिपिएंट, रेगल हो गया सप्लायर। अब बात ये हो रही है सर कि अगर आप रेगल फाउंडेशन को बॉडी कॉर्पोरेट मानोगे तो क्या होगा? सर ये तो अमेंडमेंट है, सितंबर वालों के लिए अमेंडमेंट है, और यही अमेंडमेंट तो आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अमेंडमेंट का लेक्चर भी डाला, उसमें भी ये चीज समझाई है सर कि अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में लिखा गया है। पहले क्या होता था? एनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म रिवर्स चार्ज होता था, ये पहले वाला लॉ था। अब इन्होंने चेंज किया, चेंज करके इन्होंने सिंपल ये बोला, भैया मेरी बात सुनिए, एनी सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो रिवर्स चार्ज है। तो रिवर्स चार्ज है। पर हम जब पहला वाला केस देख रहे हैं तो रिगल फाउंडेशन, क्या रिगल फाउंडेशन बॉडी कॉर्पोरेट है? यस सर, ये सप्लायर है और यही बॉडी कॉर्पोरेट है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला केस है, उस फर्स्ट वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है सप्लायर, और सेकंड वाले केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो जिसको सर्विसेज दे रहा है, क्या वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। तो उस केस में, सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा? रिवर्स चार्ज। समझ आई बात? क्लियर हुआ? क्योंकि इसी पॉइंट को लेके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पे थे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स को। तो मैंने वहां पर भी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से क्लियर भी किया था, और मैंने उसको बताया भी था कि हाँ ये चीज सही है, जो एक स्टूडेंट बोल रहा था वही चीज मैंने आपको क्लियर किया। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, कंफ्यूज क्यों होते हो कभी? जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट है। अबे सप्लायर अपने आप को पैसा कौन देता है भाई? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ही अपने आप को पैसा दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप को पैसा दे रहा हूं? ये कैसे हो सकता है? पैसा तो आप ही दोगे ना मुझे। वही बोल रहा है वो। समझ आई बात? कभी भी ऐसे फंसो ना। हो सकता है आप नहीं, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी एग्जाम में हो सकता है। कभी कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं, रिलैक्स रहो, एक मिनट रुक के सोचो। आ रही बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देख लेते भाई। एपेक्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर द अपकीप ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस बिल्डिंग।
वैल्यू द सप्लाई गुड्स कंस्टिट्यूट 20%। भैया हम पढ़ के आए थे सर, कंपोजिट सप्लाई की बात है, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कंपोजिट सप्लाई की बात है, और हमने बोला था अगर 25% से कम है तो उस केस में एग्जेम्प्ट है, ठीक है, 25% से कम है तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। पर सर वो कंपोजिट सप्लाई किसको होना चाहिए सर? म्युनिसिपैलिटी को, पंचायत को। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में कवर्ड नहीं है, ये लेटेस्ट सर्कुलर है। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स सितंबर वाला अमेंडमेंट लेक्चर देखे हैं, वहीं पर ये कवर्ड है। तो इस केस में भले ही 20% है सर, 25% से कम है, बट ये क्या होगा? टैक्सेबल। आई बात समझ? बहुत प्यारा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। अगला देखो, तलरेजा एंड तलरेजा फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द हाई कोर्ट। सर ये तो एग्जेम्प्ट है, इस पे क्या डाउट हो सकता है एक स्टूडेंट को? इस पे कोई डाउट नहीं होने वाला। आई पर्सनली थिंक BLF मॉल नोएडा प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन द बेसमेंट ऑफ मॉल। सर ये क्वेश्चन ना कहां पर आया था पता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग May 23 की एग्जाम में आया था सर, और उसमें इसका आंसर जब आया था तो स्टूडेंट 2 मिनट सोच रहा था सर ऐसी कोई स्पेसिफिक एग्जामेशन हम पढ़े ही नहीं है सर, पार्किंग से रिलेटेड कोई एग्जामेशन नहीं पढ़े, और नहीं पढ़े तो ये टैक्सेबल है सर। ये वाला अच्छा पॉइंट लगा था मेरे को, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें घूमे थे सर, बहुत सारे स्टूडेंट। अगला, ऐसी कोई स्पेसिफिक एग्जामेशन हम पढ़े ही नहीं है व्हीकल पार्किंग को लेके। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कूल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम स्कूल। सर ये तो एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ चलेगा, टू हो बाय हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब एग्जेम्प्ट है सर, बट याद रखना स्कूल लेवल तक, नॉट कॉलेज। स्कूल है तो एग्जेम्प्ट है। हाँ, 9th क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। क्या बोल रहा है, पहले नीचे आके पढ़ लेते, बहुत बड़ा दिख रहा है क्या क्वेश्चन? क्या बोल रहे देखो, इन दिस केस यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन पर्सन लायबल टू इशू द टैक्स इनवॉइस। कौन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, टाइम लिमिट क्या है टैक्स इनवॉइस इशू करने की, एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA assuming that the tax invoice is issued on the last day on which it should have been issued। तो भाई देख लेते अब क्या कहानी है, देखते। Mr. Muthuswamy, an electronic dealer registered in Bangalore, Karnataka, hired Parivahan Logistic, an unregistered GTA, to deliver his goods at the place of business of customer in Jaipur। समझो, GTA वाला अनरजिस्टर्ड है, जो सर्विसेज लिया इलेक्ट्रॉनिक डीलर वो रजिस्टर्ड है, कहां पर? बेंगलुरु में, ठीक है। मिस्टर परिवहन लॉजिस्टिक चार्ज 60,000 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच वॉज पेड बाय मुत्तुस्वामी, ठीक है, ऑन 4 जनवरी थ्रू अकाउंट पे चेक। द डिलीवरी वॉज ऑल्सो मेड ऑन द सेम डे। Mr. Parivahan Logistics did not raise the tax invoice for this services since it was unregistered। सर क्या सर ये तो अमेंडमेंट है सर। सर कौन सी अमेंडमेंट है? ये सेक्शन 16(4) की अमेंडमेंट है सर, जहां पर हम एक बात सीख के आए हैं सर कि अगर सप्लायर, और इसका इंपैक्ट ITC में भी है तो पूरा ध्यान से सुनना सर, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज की कहानी है सर, तो सर इस केस में सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो सर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जिम्मेदारी हम किस पे डाल दिए? रिसिपिएंट पे। हमने रिसिपिएंट को बोला सुन भाई, जिस दिन भी तेरे को गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाएगी उसके 30 डेज के अंदर तू इनवॉइस इशू कर देना। समझ आ रही बात? तो हमने मुत्तुस्वामी को बोला भैया तुमको 30 डेज के अंदर क्या बोलते हैं इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और 30 डेज कब से? जब से तुमको गुड्स डिलीवर हुआ है। और डिलीवर कब हो गया सर? 4 जनवरी को गुड्स डिलीवर हो गया है, तो तुम्हें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। कब तक होगा? ये हो जाएगा जनवरी के 27 डेज, 30 डेज, 3 फेब को। सर 3 फेब तक तुम्हें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो पर्सन लायबल कौन है? मुत्तुस्वामी। टाइम लिमिट क्या है फॉर इशू ऑफ इनवॉइस? 3 फेब है सर, 3 फेब, 30 डेज का टाइम पीरियड है भाई के पास, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए सर। अब टाइम ऑफ सप्लाई भी पूछ लिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में याद है पढ़ के आया, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। और अच्छा ये
गुड्स का केस नहीं है, ये सर्विसेज का केस है। तो सर्विसेज के केस में हम क्या पढ़ के आए थे सर, पेमेंट की डेट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब भैया को इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था सर, 3rd Feb तक, ठीक है। पेमेंट कब हो गया, 4th Feb, तो ये इनवॉइस 3rd Feb को इशू कर देना चाहिए भाई, 3rd Feb को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अब 3rd Feb से 61st डे तक जाओगे तो ऑलरेडी ये बहुत आगे चले जाएगा। पेमेंट की डेट तो 4th जनवरी है सर, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या आ जाएगा, 4th जनवरी। समझ आई मेरी बात? ये मेरे को क्वेश्चन बड़ा प्यारा लगा। हर एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन देख के जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, अमेंडमेंट का है, देख के जाना है मतलब जाना ही है सर। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। इसका रिलेवेंस आईटीसी से भी है सर, आईटीसी में भी इसका सर्कुलर है। और आईटीसी में क्या सर्कुलर है, सर्कुलर ये था कि भैया रिसिपिएंट को 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। रिसिपिएंट जिस ईयर में इनवॉइस इशू करता है उस ईयर के बेसिस में रिसिपिएंट का क्रेडिट का टाइम पीरियड डिसाइड होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई रेसिपिएंट है जो 24-25 में इनवॉइस इशू किया तो उसके लिए 30 नवंबर 2025 और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक क्या हो जाएगा, क्रेडिट ले सकता है सर रेसिपिएंट जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इनवॉइस इशू किया 25-26 में तो 25-26 से फिर अगला ये 26 हो जाएगा और फिर डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर स्टूडेंट इसको छोड़ के जा रहा है तो पता नहीं क्या ही कर रहा है वो। ये क्वेश्चन अल्टीमेट, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब मेरे को तो पसंद आया, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया। चलो और नेक्स्ट ध्यान दो क्वेश्चन, पहले नीचे आके क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है, बस ये यहीं तक है ना क्वेश्चन। देखो, discuss the availability of ITC on the pickup vans to MMPL with reference to the provision of under GST law. In which month MMPL is eligible to avail the ITC on the purchase of vans and how much ITC is available in respect of this vans, ठीक है, of the vans। ध्यान दो, Mascot Motors Private Limited, herein after referred as MMPL, a dealer of motor vehicles registered in Udaipur, Rajasthan, has given an ex-work contract to Ganesh Trader, registered in Ahmedabad, Gujarat. Sir, oh my God, ex-work contract. सर हम एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या पढ़े हैं पता है? हमने ये पढ़ा है सर कि अगर कोई किसी पर्सन को एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में काम दे रहा है, इसका मतलब उसके फैक्ट्री गेट में ही गुड्स डिलीवर मान लिया जाएगा, उसको गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर वो कर दिया उसके फैक्ट्री गेट में ही, जैसे वो बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक ये MMPL है, ठीक है, इसने एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो गणेश ट्रेडर्स, ठीक है, ये गणेश ट्रेडर्स को दिया है सर, ठीक है। ये लेटेस्ट सर्कुलर है सर, लेटेस्ट सर्कुलर मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में कवर किया है सर, ठीक है, जहां पर ये एक्स वर्क, ठीक है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चल रहे हैं सर, और एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चल रहे हैं। इट मींस कि सर जो MMPL ने गणेश ट्रेडर्स को जो गुड्स दिए बनाने के लिए सर, ठीक है, देखो, रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 यूनिट्स ऑफ पिकअप वैन्स। गणेश ट्रेडर मैन्युफैक्चर्ड द वैन्स एंड हैंडेड ओवर देम टू द ट्रांसपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द MMPL ऑन 29th एंड डिलीवरी ऑन इट्स पार्ट इज कंप्लीट एट इट्स फैक्ट्री गेट इन अहमदाबाद। सर ये जो गुजरात ट्रेडर्स है, ये अपने फैक्ट्री में जैसे ही गुड्स बना के तैयार करेगा, ये मान लिया जाएगा कि गुड्स किसको डिलीवर हो गए हैं, MMPL को, और MMPL उस केस में क्रेडिट ले सकता है। आ रही बात समझ? यही तो खास बात है सर, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। Further, it traced the invoice for all the pickup tents on the same day. MMPL has recorded the invoice in its books on the same day. Price of the van was 10 lakh each, excluding GST. However, the van were physically received on MMPL. Physically कब receive हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वास करो, फिजिकली कब रिसीव हो रही है कोई मतलब नहीं है मेरे को। अगर मैं एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलता हूं तो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जैसे ही वो गाड़ी बना के तैयार करता है, ये मान लिया जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गया, उसकी फैक्ट्री में गुड्स तैयार हुआ, ये मान लिया जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गया, क्योंकि ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है।
ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस केस में मान लिया जाएगा कि गणेश ट्रेडर जैसे ही गुड्स बनाया वहां पर गुड्स डिलीवर हो गया एमएमपीएल को, तो एमएमपीएल तुरंत उसकी क्रेडिट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही गुड्स डिलीवर होने में, फिजिकली डिलीवर होने में बाद में टाइम लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर्ड है, ठीक है। फिजिकली डिलीवर बाद में हो रहा है शोरूम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं। आफ्टर द पेमेंट टू वेंस गॉट डैमेज, जो डैमेज हो गया उसकी क्रेडिट आप ले नहीं सकते सर। देयरफॉर वे आर रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मंथ। एमएमपीएल डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ द आईटीसी ऑन द पिकअप वेंस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। ये तो सर्कुलर के थ्रू इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया है कि भैया अगर आपने किसी को दिया है कोई काम और वह आदमी वो काम कर रहा है एक्स पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो जैसे ही उसके दुकान फैक्ट्री वहां पर सामान बन के तैयार हुआ, आप क्रेडिट लिए, भले ही गुड्स बाद में फिजिकली रिसीव होते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स कब फिजिकली रिसीव हो रहा है। मैंने प्लीज जाके देखना, अमेंडमेंट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, सर्कुलर था सर, ठीक है। कितनी क्रेडिट मिल जाएगी सर? 10 में से 2 गाड़ी खराब हो गई है, 2 गाड़ी खराब हो गई तो 8 गाड़ी की क्रेडिट ले सकते हो। प्रैक्टिकली पहले तो आपने 10 गाड़ी की क्रेडिट ले ली होगी, बाद में आपके पास जब तक 2 गाड़ी पहुंची, 2 गाड़ी पहुंचने के बाद आग लगी है, तो पहले आप पूरी क्रेडिट लिए होगे, बाद में 2 गाड़ी में आग लग गई तो आपको 2 गाड़ी की क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ये हमने जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आरटीपी का कंप्लीट किया। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और इस चैनल पे बने रहो। टेक्स्ट की बहुत सारी चीजें यहीं पर है सर, ठीक है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन रहना, ठीक है। चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट है। इससे पहले मैंने आपको सर आरटीपी में इनकम टैक्स वाला पार्ट सॉल्व करा दिया था, जीएसटी के केस सिनेरियो सॉल्व करा दिया था। अब जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, मजा आएगा, साथ बैठ के सॉल्व करेंगे सर। कभी भी एक तरीका सीख लो सर, कभी भी कोई बड़े क्वेश्चन में ना पहले नीचे आके पढ़ा करो वो हमसे चाहता क्या है सर, ठीक है। उसके बाद ऊपर पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर पृथ्वीराज फॉर द मंथ ऑफ फेब। पहले तो फेब मंथ हमारे काम का है। नेट जीएसटी पेबल इन कैश बोला है, इट मींस एक आधा एंट्री तो रिवर्स चार्ज वाली होने वाली है सर, ठीक है। नोट्स में क्या क्या दिया हुआ देखो, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, वो तो हमेशा से वही है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। ऑल द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड अबव आर इंट्रास्टेट, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। क्योंकि सर अगर वो नहीं बताएगा तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा। अनलेस इंफॉर्मेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज गिवन, वो खुद सामने से बोल रहा है सर, जब तक हम बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, आप उन ट्रांजेक्शन्स को इंट्रास्टेट मानेंगे, ठीक है। टर्नओवर ऑफ पृथ्वीराज वाज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये आदमी कंपोजिशन वाला नहीं है, ये तो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल तरीके से इसका टैक्स निकलता है। तो देखो, मिस्टर पृथ्वीराज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग एज डिस्कस्ड इन टेबल बिलो इन महाराष्ट्र। भैया देखो, कुछ बातें तो हमारे शुरू से काम की है। पहला तो ये रजिस्टर्ड है, दूसरा ये बंदा महाराष्ट्र का है, ये दो तो बहुत काम की चीज है सर। He has furnished the following information with respect to the services provided received by him, दोनों चीजें दी हुई है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब। तो फेब की हमें पूरी डिटेल्स दी हुई है, चलो देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड, ओ माय गॉड, टू प्रमोट अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज। तो सर ये तो टैक्सेबल होती है। अब मेरे हिसाब से मैं स्टूडेंट को एक बात बोलता हूँ, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, फिर बाद में वापस सॉल्व करे और फिर पढ़ते जाए। मैं ये बोलता हूँ सर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक बार पूरा रीड करें फिर एक बार सॉल्व कर। मेरे हिसाब से यार बेटर ऑप्शन ये है सर, स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लिखना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पढ़ो और लिखते जाओ। यहां पर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश, ये लिखना है एक लाइन, फिर आप एग्जाम में लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर कहानी आगे बढ़ती है सर, ये आएगा सीजीएसटी, ये आएगा एसजीएसटी, ये आएगा आईजीएसटी। अरे यार सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड वैल्यू, ठीक है। फिर हम यहां लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सबसे पहले लिखेंगे सर आउटवर्ड की डिटेल्स,
ठीक है, क्योंकि सर मेरे को एक एक चीज दिखती रहेगी, मैं लिखते जाऊंगा, नहीं तो एकदम एंड के लिए रुकूंगा ना सर तो एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है सर। तो देखो क्या दिया हुआ है, कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है भाई, तो ये हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है सर्विसेज, ठीक, तो 1,40,000। तो इसको लिख लेता हूं, अभी तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे सर, कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है, टू प्रमोट अ रेडीमेड गारमेंट, ये पूरा लिख के आना सर। आप इसी को बोलते हो प्रेजेंटेशन, यही छोटी सी चीज है। कई लोग क्या करते पता है, सीरियसली बता रहा हूं, शॉर्ट में लिख देते हैं CMP कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है, बस इतना लिखे और सोचते हैं कि सर पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं सर। आप लोगों को यही तो सीखना है सर। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, बट आप लोग प्रेजेंटेशन में फोकस नहीं करते हो सर। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, सिर्फ आंसर आना जरूरी नहीं है सर। फिर वही होता है सर, अगर प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो 10 में से 5-6 हो जाता है सर। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अभी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर। तो अभी तो मैं एक लाइन में ही लिख लेता हूँ सर, CMP सर 1,40,000, ठीक है, GST का रेट तो 9.9 ही है सर, तो 1,40,000 इंटू 9%, ये आ जाएगा सर 12,600, 12,600 डैश। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया होगा, सर एक बात बताओ, इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचोगे ना सर? क्यों इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों नहीं सोचे सर? ये कहीं पर भी नहीं बता रहा है कि कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस ये कहां पर दिया है। अब अगर ये परफॉर्मेंस कहां पर दिया ये नहीं बता सकता तो सर फिर मैं कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचूं सर? मेरे को सोचने के लिए भी तो कुछ दो सर, डिटेल्स तो दो, कुछ दिया ही नहीं है सर। तो इसीलिए इस पॉइंट पे मैं प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचा। आगे देखते हैं, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर अ मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। सर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज है सर, इसकी तो हमें क्रेडिट नहीं मिलती है सर, सेक्शन 17(5). और याद रखना, कई लोगों को तो ये क्लियर नहीं होता कौन सी आउटवर्ड और कौन सी इनवर्ड सर्विसेज है। अब बात ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड, मैंने सर्विसेज अवेल की तो कोई तो मुझे दिया होगा भाई, मैंने सर्विसेज अवेल की तो कोई मुझे सर्विस दिया होगा, तो मैं रिसिपिएंट, वो सप्लायर है। आ रही है बात समझ? ये तो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है। तो सर हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए, आप एग्जाम में यहां पर थोड़ा सा गैप देके इनवर्ड लिखना, ठीक है, इनवर्ड में यहां पर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, यहां पर वैल्यू जो भी है और उसके बाद डैश 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 करना और यहां वर्किंग नोट डालना, या तो यहां वर्किंग नोट डालना या तो फिर नीचे जाके वर्किंग नोट लिखना। लिखना इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिखा रहा हूं, सीख लो, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं। अगला देखो, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू शुभाकर कॉलेज providing education as a part of curriculum for obtaining a recognized qualification। बस इतना ही है ना? तो सर एक बात समझो, हमने बोला था सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सर। अब एक बात पहले तो ये आती है सर, देखो प्लीज ध्यान दो, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू है, ये टू, पहले तो ये क्लियर करो। बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो सर कुछ भी कर सकते हैं, बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ पूरा एग्जेम्प्ट है। सर टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो सर इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट है, बट वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ स्कूल लेवल तक आता है, कॉलेज नहीं आता। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए टू चल रहा है कि बाय चल रहा है, पहले तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाय है तो सोचो ही मत एग्जेम्प्ट है, टू है तो सोचो सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। सर पर ट्रांसपोर्टेशन किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? कॉलेज वालों को सर, कॉलेज वाले इसलिए टैक्सेबल है, स्कूल होता तो छोड़ दिया होता सर, छोड़ दिया होता, तो ये टैक्सेबल है सर, ठीक है। अब इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई आप नहीं देख सकते सर, क्योंकि कोई डिटेल्स आगे दी नहीं है सर। तो 1 लाख क्या लिखूं इसको मैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सर, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन 1 लाख, ये 9,000, ये 9,000, ठीक है। आगे बढ़ती कहानी सर, नेक्स्ट आ गया, अगला दिया हुआ सर लीगल सर्विसेज अवेल्ड लिया फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। आराम से सर लीगल सर्विसेज मैंने लिया है सर, आराम से चलो, कोई गड़बड़ी नहीं है सर।
अगर मैं लीगल सर्विस लेता हूं तो पहली बात तो ये रिवर्स चार्ज में होती है, और अगर ये रिवर्स चार्ज में है तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, प्लीज सीख जाओ प्लीज। कितने बार सिखाया हूं सर। पहले तो यहां पर लीगल सर्विसेज लिख लेना। सर 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 आप तो इनवर्ड में लिख दिए लीगल सर्विस। सर क्यों, क्या क्रेडिट मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी मेरे भाई, क्यों क्यों नहीं मिलेगी मेरे को लीगल सर्विस की क्रेडिट? दो ना मुझे लीगल सर्विस की क्रेडिट, आपको देना पड़ेगा लीगल सर्विस की क्रेडिट। पहला तो ये, तो कितने की लीगल सर्विस थी सर? 1,75,000। सीखो, पूरा तरीके से सीखो कि रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट कैसे करना है सर, लीगल सर्विसेज। अब दूसरा, सर क्या इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचा जा सकता है? यस, क्योंकि एडवोकेट जो लोकेटेड है वो कहां पर है सर? गुजरात में है सर एडवोकेट। अब बात ये हो रही है सर, गुजरात में एडवोकेट है, लीगल सर्विसेज है सर। सर चलो मान ली प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, तो सोचना है तो किस पॉइंट पे सोचना है सर? सर सेक्शन 12(2) याद है, जनरल प्रोविजन। और 12(2) जनरल प्रोविजन ये बोलता था सर, क्या रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विसेज दी जा रही है? हाँ सर, क्योंकि पृथ्वीराज भी तो रजिस्टर्ड है। तो पृथ्वीराज कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और ये जो एडवोकेट है वो कहाँ का है? गुजरात का है। हो गए अलग अलग स्टेट, सप्लायर गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र। क्या हो गया? IGST आ गया सर। ठीक है, तो सर 1,75,000 इंटू 18% करना पड़ेगा। 1,75,000 इंटू 18%, ये आ रहा है सर 31,500। अभी रुको, खत्म नहीं हुई है कहानी। ठीक है, ये इनवर्ड आउटवर्ड हो गया। फिर मैं इसके बाद यहां पर थोड़ा सा गैप लेके A-B लिखता हूं, फिर इसको लाइंस ड्रॉ कर ही लेता हूं यार। सर मेरा एक तरीका है सर, मैं तो जो पॉइंट दिखता है ना उस पॉइंट का पूरा ट्रीटमेंट एक साथ खत्म कर देता हूं सर। फिर यहां पर लिख लेता हूं मैं GST पेबल, जो मैं पहले निकालूंगा सर। फिर उसमें प्लस करता हूं मैं RCM वाला सर, क्योंकि RCM वाला मेरे को यहां पर मिल गया सर, लीगल सर्विस। ठीक है, जो कि 1,75,000 की थी और 31,500 मैंने उसमें क्रेडिट भी ली थी सर। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखता हूं सर GST पेबल इन कैश, क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन में यही पूछा है सर, GST पेबल इन कैश, ये तो लास्ट में आएगा सर। ये होता है पूरा ट्रीटमेंट, कोई भी पॉइंट का पूरा ट्रीटमेंट करना, इससे एग्जाम में वो पॉइंट मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी सर। अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू हमने प्रोवाइड किया सर्विस सर to a wealth bank as a business correspondent with respect to account in a branch of a bank located in urban area। ओ भाई साहब, रूरल एरिया होता तो एग्जाम भी कर देता सर, ये तो अर्बन एरिया है सर, तो सर ये टैक्सेबल है सर। तो हमने सर्विस प्रोवाइड किया है वेल्थ बैंक को। अच्छा ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन अ ब्रांच ऑफ अ बैंक इन अर्बन एरिया। सर क्या ये टैक्सेबल है? यस, ये टैक्सेबल है। तो सर इसको हम यहां पर दिखा देते हैं, यहां क्या लिखूं मैं? बैंक की सर्विस है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सर, आप लोग एग्जाम में प्रॉपर सेंटेंस लिख के आएंगे सर। 2 लाख और 99%, 18,000। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो सर। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट बोला सर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचेंगे। नो, डिटेल्स नहीं दी हुई है सर, बैंक्स कहाँ का है क्या है डिटेल नहीं दी हुई है सर। ठीक है, अगला, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कार डीलर। ओ भाई साहब, सर रिकवरी एजेंट सर्विसेज है रिवर्स चार्ज में, मैंने कब मना किया सर? बट वो बैंक्स के लिए, कार डीलर के लिए नहीं है सर। तो कार डीलर के लिए तो टैक्सेबल है सर। रिकवरी एजेंट की सर्विसेज सर 15,000 का 99% कर लो सर, 1350 डैश कर लो सर। उसके बाद और कुछ बचा? हाँ, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार। सर हमने इंश्योरेंस लिया है कार पे जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 5 है सर, क्रेडिट नहीं मिलती सर, नहीं मिलती। सेक्शन 17(5) है सर, ब्लॉक करके रखा है सर। 13 से कम कैपेसिटी है, भूल जाओ सर। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से और कुछ तो बचा नहीं। आओ टोटल करना स्टार्ट करें। एक मिनट, मैं गलती से इनको इनवर्ड में लिख दिया हूं। ओ ओ ओ ओ ओ, इसको मैं ऊपर लिखता हूं मैं, ये एक मिनट,
इसको यहाँ पर लिखेंगे सर बैंक सर्विस 2 लाख रुपीज की है और ये 18,000 ठीक है। उसके बाद ये रिकवरी एजेंट की सर्विस है 15,000, गलती से वहां लिखा गया है, ठीक है डैश। इसको यहां से हटा दो भाई, ये यहां कैसे आ सकता है, ठीक है। और ये लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। चलो टोटल करते हैं सर, जीएसटी लाइबिलिटी निकालते हैं सर। 12,600 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 1350, ये आ रहा है सर 40950 डैश। ये हमारा आउटवर्ड का सप्लाई हो गया ए। इनवर्ड में तो सर सिर्फ एक क्रेडिट है 31,500 बी। अब बात ये आ रही है सर, हमारे पास एक क्रेडिट है और बाकी सब तो आउटवर्ड सप्लाई है सर। सर क्या ये क्रेडिट हम एडजस्ट कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है सर, क्या ये क्रेडिट हम एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब एक बात ध्यान से सुनो सर, जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है उसको हमें कैश में पे करना होता है। पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है, ठीक है, उससे हम एडजस्ट नहीं करते, हम कैश में पे करते हैं। ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए सर, ये चीज दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ये 31,500 की क्रेडिट है हमारे पास, यहाँ तो डैश हो जाएगा। तो सर अपन क्या करेंगे, ये 31,500 की जो क्रेडिट हमारे पास है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान देना। 40950 ए माइनस बी कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास क्रेडिट है। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूं, तो यहां लिखूंगा 31,500, तो मेरा नेट जीएसटी पेबल डैश हो जाएगा, इसका आधा आधा हो जाएगा। आधा कितना होगा सर? सर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर आधा करना जरूरी है? सर आधे के बदले अगर हम पूरा एक में एडजस्ट कर ले तो चलेगा, कर सकते हो, बट आजकल इंस्टीट्यूट ना आधा आधा एडजस्ट कर रही है। तो जब इंस्टीट्यूट आधा आधा कर रही है तो प्लीज क्यों पंगा लेना, अपन भी वही कर लेते भाई। कौन सा दिक्कत आने वाला है, कौन सा आंसर में डिफरेंस आएगा सर? ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, ये मेरा नेट जीएसटी पेबल निकल गया, क्रिस्टल क्लियर, नेट जीएसटी पेबल आया। अब वापस अपन आरसीएम वाला ऐड कर देंगे सर, क्योंकि आरसीएम की लायबिलिटी कैश में पे करना है। तो सर 25,200, 25,200 और 31,500, समझ आया? ये हमारा नेट जीएसटी पेबल इन कैश आ गया। बहुत सारे लोग इनको आरसीएम के ट्रीटमेंट में दिक्कत आती है। सर मैंने टॉप 42 क्वेश्चन जो कराए हैं जीएसटी पेबल वाले, मतलब पूरे जीएसटी के क्वेश्चंस, उसमें ना आरसीएम के ट्रीटमेंट के बहुत क्वेश्चंस कराए, जरूर देखना, बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस आएगा सर। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो एक ही आरसीएम है, उसमें मैंने जो कराया है बहुत सारे आरसीएम कराए हैं और उसमें अदर क्रेडिट के साथ भी आरसीएम का ट्रीटमेंट सिखाया सर। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। एक सिंपल ये बात याद रखना कि आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो हमें कैश में पे करना होता है, गलती से भी उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में मत दिखा देना, नहीं तो पंगा हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी सर, ये बस मत करना, ये स्टूडेंट करता है गलती। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, देखो क्या बोल रहे हैं। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। चलो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं सर। Mr. U from Mount Abu, Rajasthan, an unregistered person ordered one laptop as a gift for his father through e-commerce. ओ भाई साहब, सर्कुलर सर, ये तो वो सर्कुलर आ गई सर जिसमें ये बोला गया था सर कि अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें शिपिंग एड्रेस मतलब बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग हो, तो उस केस में जो डिलीवरी एड्रेस होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। ये तो हम सीख के आए हैं, बहुत प्यारा सा सर्कुलर है सर। ठीक है, तो from e-commerce site Zilu, registered in Mumbai, Maharashtra, to be delivered at its parent house located in Ahmedabad, Gujarat. सर जहां गुड्स डिलीवर करा जा रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है सर, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर्कुलर के बेसिस में क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, मिस्टर ओमान, अ टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, विजिटेड इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर. He got repaired his camera from his visits to Udaipur,
राजस्थान बाय मिस्टर आर हु ऑल्सो विजिटेड उदयपुर एट द सेम टाइम। अच्छा हुआ बच गए, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हो गए, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी बाहर होता तो सर सी इंटर वालों के लिए कोई काम का नहीं है, फिर वो फाइनल वालों के लिए एप्लीकेबल हो जाता। अच्छा हुआ सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है सर, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऑब्वियस सी बात है सर। अब बात यहां पर ये हो रही है सर, ये रिपेयर सर्विसेज है, ठीक है। मिस्टर आर इज रजिस्टर्ड एट न्यू दिल्ली, ठीक है। Mr. Oman provided address of his residence provided address of his friend who resides in Mumbai, Maharashtra to be mentioned in the bill। लो भैया, उसने अपना एड्रेस भी दिया है सर, एड्रेस भी दिया है। Issued by Mr. R for the repair of camera। अब बात ये आ रही है सर, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हम पढ़ के आए थे सर, ध्यान दो। टूरिस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया से विजिट कर रहा है इंडिया में, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर। ही गॉट हिज repaired his camera during his visit to उदयपुर। वो बंदा कहां गया है? उदयपुर। ध्यान रखना सर, उदयपुर गया है वो, ठीक है, राजस्थान। बाय मिस्टर आर। आर क्या रजिस्टर्ड पर्सन है? हाँ सर, आर रजिस्टर्ड पर्सन है, बट आर सप्लायर है। हु विजिटेड उदयपुर एट द सेम टाइम, तो आर हो गया सप्लायर, ओमान हो गया रेसिपिएंट। ये दो बातें क्लियर हुई सर। अब बात ये हो रही है सर, क्या यहां पर कैमरा को लेके रिपेयर की सर्विसेज है? हाँ सर। सर रिपेयर की सर्विसेज क्या किसी सर्विस स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करती है? नहीं सर। तो जनरल प्रोविजन 12(2) अप्लाई हो जाएगा। और 12(2) बोलता था सर, क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है? नहीं सर, ओमान तो एक टूरिस्ट है सर, ओमान टूरिस्ट है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। सर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपके पास उसका एड्रेस है? हाँ सर, बिल में उसका एड्रेस मेंशन किए थे सर हमने, मुंबई महाराष्ट्र एड्रेस मेंशन्ड है सर। तो यही तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया सर 12(2) के हिसाब से। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ? आगे देखो, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई। टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई मतलब वो आपसे या तो एग्जेम्पशन पूछ रहा है या तो रिवर्स चार्ज की कहानी पूछ रहा है। ये दिमाग में ऐसे कुछ चीजें सीखो, ठीक है। देखो, मिस्टर सत्या फिजियोथेरेपिस्ट रजिस्टर्ड विथ रिकॉग्नाइज्ड paramedics authority provided services to Mr. Dayal for restoring mobility after his spine surgery and charged 10,000 per month। सर ये तो exempt है सर, हेल्थ केयर सर्विस है सर, और हम पढ़ के आए थे फिजियोथेरेपी, ये सब एग्जेम्प्ट होती है सर, पैरामेडिक्स वगैरह एग्जेम्प्ट होती है, सब एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। अगला, पौष्टिक आहार, नाम तो ऐसे ढूंढ के ला रहे सर। पौष्टिक आहार प्रोवाइडेड सर्विसेज टू शिशु रक्ष एंड आंगनवाड़ी बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम। सर एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन ऑफ आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, एग्जेम्प्ट होता है सर, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है सर। आंगनवाड़ी तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है सर। ये देखो सर, इसमें एक पॉइंट पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है सर कि सर मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड थ्रू डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। सर कहीं से डोनेशन मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आंगनवाड़ी को फूड वगैरह सर्व कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है सर। कहीं से डोनेशन मिला, कोई और स्पॉन्सर किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये देख रहे हैं सर, जो फूड सर्व कर रहा है वो फूड सर्व करने वाले की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है कि नहीं, ये देख रहे हैं। ध्यान रखना सर, कंफ्यूज नहीं होना। अगला, फी चार्ज बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र टू दादा एक्सपोर्ट लिमिटेड फॉर द इशुएंस ऑफ पासपोर्ट। सर ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया सर। इशुएंस ऑफ पासपोर्ट एग्जेम्प्ट है सर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब तो एग्जेम्प्ट है सर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो बड़ा है। देखो नीचे क्या बोल रहे हैं, एज पर मिस्टर बोस अकाउंटेंट ही हैज टू पे जीएसटी ऑन द होल रिन्यूएबल प्रीमियम विदाउट एनी डिडक्शन और नो क्लेम बोनस। ओ भाई साहब, कितने पुराने टॉपिक और सर्कुलर से क्वेश्चन पूछा है। हम तो सीख क्या है सर, नो क्लेम बोनस जो होता है सर, जितना भी आपका प्रीमियम है उसमें से नो क्लेम बोनस डिडक्ट होता है, उसके बाद जो वैल्यू बचती है उस पे जीएसटी लगता है सर, ठीक है। इस फॉर द एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम, ये तो बकवास है सर। इज द कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट करेक्ट? नो, कंटेंशन ऑफ द अकाउंटेंट करेक्ट है ही नहीं, बाकी ऊपर पढ़ लेते सर। मिस्टर बोस टूक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द coverage amount of 5 lakh upon making payment of premium of 10,000 annually exclusive of GST from Swasthya Bima Insurance Company on 1/10/2024.
Mr. Bose has no claim during the year 24-25. On 1/10/2025, Swasth Bima Insurance Company offered a discount of 5% on the renewal premium amounted to Mr. Bose for having claim-free year 24-25 because the company has a policy of offering a discount of 5% on the renewal premium amounted for every year claim-free year in the form of no claim bonus. सर नो क्लेम बोनस तो वैल्यू पे आता ही नहीं है सर, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि हर बच्चे को पता होता है सर। आगे देखो, डिटरमाइन वेदर द लायबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अराइज और नॉट अंडर जीएसटी लॉ। तो आपको बताना है सर इन दोनों केसेस में रजिस्ट्रेशन वाली बात आएगी कि नहीं। मिस्टर जी फ्रॉम दिल्ली इज डीलिंग इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज ओन अकाउंट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। सर सिक्योरिटीज सीरियसली गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर है सर, तो जीएसटी की बात ही क्यों कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन सीरियसली सर, हम पढ़ के आए सेक्शन 23 सर, और सेक्शन 23 ने प्यार से आपको एक बात बोली सर, सर अगर कोई भी पर्सन है जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है सर, भले उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाए, वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है सर। एक्सक्लूसिवली अगर एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल में काम कर रहे हैं, ये तो सिक्योरिटीज में काम कर रहा है, कहां से रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, भले उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाए। ठीक है, अगला देखो, केएलजी फाउंडेशन फ्रॉम जयपुर राजस्थान, अ चैरिटेबल ट्रस्ट registered under section 12AB of the Income Tax Act 1961 is engaged in the supply of various services by charitable trust. सर चैरिटेबल ट्रस्ट अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है तो एग्जेम्प्ट है। KLG Foundation receipt for the preceding financial year was 30 lakh. Whether KLG Foundation is required to take registration? No. सर यहाँ पर ये 30 लाख में बता नहीं रहा है कि सर सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज है कि चैरिटेबल के अलावा भी है। सर अगर चैरिटेबल के अलावा होती तो इसको रजिस्टर कराना पड़ता सर, पर ये चैरिटेबल ही है, तो चैरिटेबल है तो एग्जेम्प्ट है। अब एक स्टूडेंट बोला सर हम क्या करें एग्जाम में, सर मेरे हिसाब से एग्जाम में इसमें एजम्पशन लगेगा कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे रिसिप्ट 30 लाख है, तभी एग्जेम्प्ट है और तभी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला काम कर रहे हैं। पर अगर आपने इसको एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी माना तो फिर 20 लाख से ज्यादा हो गया, फिर आपको सर्विसेज है 20 लाख से ज्यादा है, रजिस्टर कराना पड़ जाएगा सर। तो ये पॉइंट पे तो एजम्पशन टिका है, क्योंकि ये इन्होंने क्लियरली बताया नहीं है सर कि कौन सी टाइप की सर्विस है, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी आपके एजम्पशन पे टिका है सर आंसर। आई बात समझ? स्टूडेंट जो एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन अटेंड करने ना, यहीं पर सर सजेस्टेड आंसर से आपका वेरी कर जाता है और यहीं पर आपको दिक्कत आती है सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।